हे गाइस, वेलकम टू अवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटा 2020 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 7 देखेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल को मरोड़कर जोर से दबाती है या निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है, तो शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा, यानी वो शिक्षिका का ये सारा प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, या उनसे बच्चों को सोचने और कारण देने के लिए कहते हैं, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन हमारे हैं वर्गीकरण, अवलोकन, मापन या परिकल्पना। देखिए मापना तो है, मापना हुआ कि कुछ चीज़ मापने कितना भार है, कितनी लंबाई, ऐसा कुछ तो यहाँ दिया नहीं जा रहा। परिकल्पना वाले किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम परिकल्पित हो रहे हैं, ये भी नहीं है। वर्गीकरण का मतलब कई सारी चीज़ें दी जाए, उसमें वर्गीकरण करो कि सेम वही चीज़ जैसे कि हम मापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, देख कर उसके बारे में सोचना, समझना, उसके कारण जानने की कोशिश करना। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवलोकन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास। देखिए 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के लिए सही है और एक होगा जो सही नहीं होगा। तो अब आपको वो ढूंढना है। ऑप्शन से बच्चे के अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने, ये सही है। बच्चे का हमें व्यक्तित्व का पोषण तो करना है, बच्चों को एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाना है, ये भी सही है। सेकेंड, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। हम यानी बच्चों को वास्तविक चीज़ें नहीं सिखा रहे, वास्तविक अवलोकन नहीं करा, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान ना देकर हम उसे पाठ्य पुस्तकों में उलझा दें, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान उनको बताते रहें। देखिए आपको ये लग रहा है ये गलत है। आगे पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। देखिए पाठ्य पुस्तकों के बढ़ावा, उनको पढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हम वास्तविक चीज़ों को छोड़कर केवल पाठ्य पुस्तक कर दिया जाए। तो तीसरा सही है। 4th में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, यानी आलोचना, हमें ऐसा आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में उसके गुण दोषों को जानना। तो ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छा है कि उस बच्चे को पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका क्या गुण है, क्या दोष है। समस्या समाधान के लिए बना बच्चों को ऐसा बनाना, उसको ऐसा क्षमतावान बनाना कि हर प्रकार कोई भी प्रॉब्लम बेसिक उसे क्वेश्चन दिया था समस्या समाधान की, उसके अंदर क्षमता, वो खुद समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे, वो क्षमता पैदा करना। तो हमारा पहला दिशा 14 सही लग रहा है। तो क्या इसमें नहीं, किसके सिवाय? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2nd नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, ये सही है। इस टाइप का क्वेश्चन था, पिछला वीडियो जो तो उसमें भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। सेकंड है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। लेकिन हम यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से हमें बेस्ट चुनना है। आगे बढ़ते हैं। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखिए अगर इसमें आप देखें, इसमें बोल सर्वाधिक उपयुक्त। देखिए पोस्टर बस बनाने से क्या उनके अंदर वो चीज़ संवेदनशील हो जाएंगे, क्या उसके अंदर वो उनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा? या समूह चर्चा बातचीत बस कर रहे हैं, या वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की? नहीं। इनमें सबसे अच्छा तरीका हो कि बच्चों को बोला जाए कि आप अपने घरों में एक पौधा लीजिए, उसके पोषण करिए, उसका अवलोकन करिए कि वो कैसे दिन में दिन बढ़ रहा है, कैसे वो बीज से एक छोटा पौधा बनता है, एक बड़ा पौधा बन जाता है। ये सारी चीज़ें खुद देखिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि पहला ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात। बच्चे अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ अगर पढ़ते हैं तो उनको वो चीज़ ज़्यादा सीख पाते हैं एक दूसरे से। सेकंड, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बना, सही है। इसमें तो बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो उनका सामाजिकता भी अंदर भावना उनकी बेहतर होगी।
सेकंड सीन ऑप्शन है कि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम बच्चों को कोई काम देंगे, उसे उनके वो अच्छा करेंगे या अच्छा नहीं भी करते हैं, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर किसी ने उस काम को अच्छे से नहीं किया तो उसकी हम बुराई करें कि नहीं, आपको बोले कि नहीं तुमने बहुत गंदा काम किया है। उसको भी हमें बोला कि नहीं आपने अच्छा काम किया, ताकि वो प्रेरित हो सके और काम करने के लिए। डी ऑप्शन है कि कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है। देखिए इसमें अगर समूह में सीखने से कोई अनुशासन नहीं बढ़ता, अनुशासन के लिए हम ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बेस्ट ऑप्शन हम देखें तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका। देखिए किसी जब बच्चे का आकलन करना तो कई तरह से किया जाता है, जैसे कि प्रयोग द्वारा आकलन, बच्चों को सृजनात्मक काम दीजिए तो उसके द्वारा आकलन, हस्तपरक आकलन, हस्तपरक का मतलब हाथ से कुछ क्रिएटिविटी हम करवा रहे हैं, हाथ से कुछ काम करवाएं, या फिर चित्रपट और चित्र दे दी जाए। जैसे ये सारी विधियाँ हैं। निर्देशन मतलब हम बच्चों को कार्य दें और बात निर्देश दें, अब ये करो, अब ये करो, ये करो। या फिर प्रदर्शन, बच्चों को बोलो आप इस चीज़ के बारे में बताओ, या ये टीचर खुद किसी चीज़ के बारे में बताए। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बात हो रही है प्रयोग करने की बात, कि प्रयोग करना, अगर हमें आकलन करना है कि बच्चों की प्रयोग विधि चेक करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, सृजनात्मक लेखन। और यहाँ बात हो रही है प्रयोग जो होगा हम करेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, किसी को बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पे करना है। करेंगे कैसे, हस्तपरक गतिविधि, यानी कुछ भी बना के मिट्टी के बोले आप मिट्टी से कोई आकृति बनाओ, आप कुछ भी ये कागज़ है, कागज़ का आप कोई चित्र बनाओ, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रयोग करने का आकलन, ऑप्शन थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन है उनमें से धूल को हटाने के लिए। अगर हम धूप में रखते हैं ना कांच का, जैसे अचार बनाया, अचार को हमको उसका रखना है, तो उससे पहले क्या होता है, हम अपने जार को धूप में रख देते। तो उसका कारण ये होता है कि धूप की जो भी क्या हम अगर उसके जार के अंदर कोई भी अगर नमी है तो नमी दूर हो जाती है, अगर नमी बनी रहती है तो जो भी चीज़ हम रखें वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकेंड से हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं, या कई सारे हो सकते हैं। तो ऑप्शन है पेड़ और कुएं या उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। बिल्कुल हो सकता है वहाँ पर रोड वगैरह बन गई हो, वहाँ पर पेड़ उगाए हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, ये सही है। फिर जैसे सेकंड के आसपास के लिए बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ये भी बोरिंग पंप लग जाते हैं तो वहाँ का जैसे कुएं वगैरह का जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो ये कारण भी हो सकता है। इसलिए कि प्रत्येक घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। देखिए प्रयोग नहीं करता है वो बात ठीक है, देखिए प्रयोग न करने से कहीं का पानी नहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कुएं में पानी है, हो सकता है वो उसमें कीड़े पड़ जाए, गंदा हो जाए पानी, वो बात अलग है, लेकिन पानी सूखेगा नहीं इस वजह से प्रयोग ना करें। तो सी ऑप्शन हमारे से यहाँ पे ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड और थ्री यानी केवल ए, यानी यहाँ पे ए और बी ऑप्शन आपके दोनों ही सही होंगे। फिर क्वेश्चन कि बगला भैंस पर बैठता है क्योंकि। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना इस क्वेश्चन का, ये यूपी टेट और बहुत सारे जितने भी स्टेट टेस्ट होते हैं चाहे वो स्टेट हो, ये कॉन्सेप्ट को बहुत याद रखना है, और साइंस का भी एक है। ये बोला है कि बगला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बिल्कुल नहीं। भैंस बगले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बगला भैंस को डराना चाहता है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है कि बगला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। अब सहजीवी क्या है, यानी या बोले सहजीविता क्या है। सहजीवी का मतलब होता है कोई दो जानवर हो या कोई दो पौधे भी हो सकते हैं। कोई कहने का मतलब कोई दो जीव ऐसे हों जो एक दूसरे साथ रहते हों और एक दूसरे को लाभ पहुँचाए। अब देखिए बगला भैंस पर बैठता है तो क्या होता है, जैसे भैंस के कान वगैरह में या उसकी पीठ पर कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो बगला उसके कीड़े खा लेता है उसके ऊपर बैठकर।
ये उसका लाभ होता है। तो उससे क्या हुआ कि भैंस को भी अपने कीड़ों से मतलब स्वतंत्रता मिल गई, कीड़े उसके अलग हुए तो उससे आराम मिला, और बगलों को अपना भोजन मिल गया। यानी दोनों एक साथ रह के एक दूसरे की एक तरह से सहायता कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं सहजीवी का संबंध। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ह्यूमस उपलब्ध कराना। देखिए ह्यूमस मिट्टी पे होता है, तो जड़ का काम ह्यूमस उपलब्ध कराना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ऑप्शन पौधे को सहारा देना, ये बिल्कुल सही बात है। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ये जड़ ही होती है जो हमारे जल और खनिज का अवशोषण करती है भूमि से और पूरे पौधे को पोषण प्रदान करती है। फिर इसके बाद भोजन का संचयन। देखिए अगर बोला जाए कि पौधे में भोजन बनता कहाँ है, तो पौधे में जो भोजन है ना वो पत्तियाँ बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने नाम सुना होगा। तो इस प्रक्रिया में जो पत्तियाँ हैं वो भोजन बनाती हैं। लेकिन जब भोजन बन जाता है तो इस भोजन को संचय, तो ये मतलब बनाने के बाद में ये जड़ों पे इकट्ठा हो जाता है। फिर जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है जिस हिस्से में, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और याद रखिएगा भोजन को पहुँचाते कौन से ऊतक है, ये तो इसे फ्लोएम ऊतक, याद रखिएगा फ्लोएम ऊतक जो होते हैं ये भोजन पहुँचाते हैं, और जो जाइलम ऊतक होती हैं जल को पहुँचाते हैं पूरे वृक्ष में। तो जाइलम और फ्लोएम भी याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन कि कर्णम मलेशिया के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मलेशिया के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जरूर कर लेंगे। तो ऑप्शन से वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक थी, बिल्कुल सही, वेट लिफ्टर थी वो। वह कर्नाटक की थी, नहीं ये ऑप्शन गलत है। जो कर्णम मलेशिया थी ये आंध्र प्रदेश की थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी, इसने अपने नाम पर बहुत सारी रिकॉर्ड बनाए और वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी, ये भी सही है। इन्होंने रिकॉर्ड कर तोड़ 130 किलोग्राम का भार उठाया था। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ACD, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा 1 ACD सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी, बावड़ी कहाँ, राजस्थान में मैंने आपको पढ़ाया था। तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी संबंधी निम्न के कुछ कथन दिए हुए हैं कि वे जल भंडारण संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सही बात है, ये पारंपरिक व्यवस्था ही थी, पुराने ज़माने में व्यवस्थाएं की थी, अब ये नहीं की जाती हैं राजस्थान में, तो ये सही है। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता है। सही बात है, ये समुदाय यानी कि राहगीर जो होते थे सभी समुदाय के लिए होते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ लोग ही उसका प्रयोग कर सकते थे। सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि वर्षा रहित राज्यों में, जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर भी, मतलब किसी के लिए भी होता है, जरूरी नहीं कि जहाँ राजस्थान में बनती थी, मैंने आपको बताया राजस्थान में, अन्य राज्यों में भी होते थे, तो ये नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं होगा। फिर ठीक है कि उनमें केवल संदूषित जल, यानी क्या दूषित जल थोड़ी ना होता था, साफ सुथरा जल होता था, पीने के लिए होता था। तो यहाँ आपका ऑप्शन A और B, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो वर्ली जो नामक स्थान है ना, ये है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है वर्ली नाम का स्थान। ठीक है, अब जैसे इस नाम सुने भी कि डोंबिवली, इस तरह से कई सारे, वैसे ही वर्ली भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4th। फिर नेक्स्ट है कि तमिलनाडु, देखिए अगर आपको यहीं से आपको बहुत सारे कला के नाम भी याद करा देती हूँ, जैसे कि ओडिशा है, तो ओडिशा में कौन सा नृत्य किया जाता है, ओडिशा में ओडिसी नृत्य किया जाता है। राजस्थान का घूमर नृत्य होता है, और बिहार में तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई सारे होते हैं, बिहार में वैसे ही होते हैं, भोजपुरी मत कहिएगा आप। फिर नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य। अब देखिए फिर से मैप के क्वेश्चन, चलिए फिर आपके सामने मैप लाया जाता है। देखिए आप मैप में देख रहे होंगे यहाँ पर तमिलनाडु के निकटवर्ती पूछा जा रहा है, तो तमिलनाडु के आप देख रहे होंगे कि पूर्व में देखें, या अगर हम उत्तर में देखें तो तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश पड़ रहा है, अगर हम इसके पश्चिम में देखें तो केरल, और फिर ऊपर कर्नाटक, यानी तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य होंगे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाता है, 4th नंबर। आपको बहुत बार बोला है कि आप ज़रूर जो हमारा ये मैपिंग है ज़रूर एक बार देख के जाएगा एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता हो।
ये सेम टू सेम एग्जैक्ट पॉइंट मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा और वहाँ पे मैंने नोट्स की लिंक दी हुई है, आप जाकर ज़रूर देखिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। और आपको बता दूं कि आज से 3 से 4 दिन बाद आपका टेस्ट होगा। जो भी मैंने अब तक के नोट्स बनाए हैं काम करूँगी, मैं मिसलेनियस 2-3 टेस्ट आपके लूँगी, यानी कि इसमें क्लास 3rd 4th 5th तीनों क्लास के क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं होंगे कि किसी एक ही क्लास के होंगे। और आपको अपने स्कोर भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए, रिविज़न करते रहिए, आपका जल्दी वो टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अब आपके क्या ऑप्शन है? गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता या बाघ। आपको साफ साफ पता होगा जो बाघ होता है इसकी सुनने शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी या कोई जानवर अगर हमको बहुत दूर पर है, घास पे चल रहा है, तो पहचान लेता है कि कोई जानवर के चलने का आवाज़ आ रही है या पत्ते हिल रहे हैं, तो उस अंतर समझ लेता है। फिर एक क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें पर्वतों में, किन पर्वतों में? देखिए इसके लिए आपको तो पता होना चाहिए, ये चारों पर्वत है। देखिए अरावली जो पर्वत है ये राजस्थान में है। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है अहमदाबाद से केरल के लिए, तो यहाँ राजस्थान से थोड़ा दूरी पड़ जाएगा हमें अहमदाबाद से केरल। देखिए आप मैप देखिए, अब मैप में अगर आपको मैं बताऊं तो जो इसका पूर्वी हिस्सा है इसे बोलते हैं, देखिए नीचे हिस्से से पेनिनसुला बोलते हैं, तो जो पूर्वी हिस्सा है इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, और जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। और अरावली पर्वत जो ये हमारा पड़ता है राजस्थान में। विंध्याचल पर्वत हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, या हमारा कुछ गुजरात कुछ विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो अहमदाबाद से केरल का अगर रास्ता देख रहे हो तो कहाँ पड़ रहा है? ये पड़ रहा है पश्चिम घाट में। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सही बात है, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग किस निम्न 4 जो देशों के नाम दिए, 4 जगहों के नाम दिए हैं, तो किसके कहाँ के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? आप यहाँ पे अर्जेंटीना करिए, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में अर्जेंटीना पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे अगर बोला जाए जस्ट विपरीत बोला जाए तो विपरीत में अर्जेंटीना आपका वहाँ पे ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अलास्का USA में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका अलास्का सही होगा। फिर क्वेश्चन के मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। ऐसा कुछ विकसित मतलब मच्छर का क्या मतलब, जैसे कि तेल अगर डाल दो तो क्या मच्छर से आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या फिर तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। और अगर आपने इसका जो CD पे मैंने जो वीडियोस डाले हैं नहीं देखे, तुरंत देख लीजिएगा। फिर आपके सेट्स भी मैं इसमें करवा रही हूँ, तो देखते जाइए और प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहिए चैनल को। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाना। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है तो और पढ़ा दें, चलिए और क्वेश्चंस करा देती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? देखिए कॉलोनी बस्ती, देखिए आपने देखा कॉलोनी में क्या होता है, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें खूब सारी खिड़कियाँ होती हैं, ऐसा होता है ना। तो कई सारे होते हैं, ऐसा नहीं, कई सारे जो हमारे बिल्डिंग बनी होती है, कई सारे खंड वाइज होते हैं। तो आप बात करें जैसे चींटी है, चींटी कैसे रहती है? चींटी भी ऐसे कहीं ना कहीं छेद बना के रहती है, ऐसा नहीं होता कि एक ही छेद, सब कई सारे छोटे छोटे छेद करती है। तो चींटी कॉलोनी में रहती है। दीमक आपने देखा होगा, उसके भी कई सारे छेद होते हैं, तो ये वो भी कॉलोनी में रहती है। अब मकड़ी क्या कोई घर बना के रहती है? नहीं ना, मकड़ी तो वो जाला बनाती है ना, तो मकड़ी तो जाल बना के रहती है। ततैया बरैया, तो ततैया या बर्रा, ये भी आपने देखा होगा, इसका छत्ता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही नहीं होता है, यानी कॉलोनी बना के कौन नहीं रहता? तो जो मकड़ी है कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है। तो इससे हमारा आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ते रिवीजन करते रहिए, और पुराने वीडियो से अगर आपने नोट्स वगैरह NCERT के नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।